हेलो बच्चों, मैं ओमवीर जिंदड़ और हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि किस तरह से एक चार्ज पार्टिकल को तब हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद वो चार्ज पार्टिकल ट्रैप हो जाता है, कैद हो जाता है उसमें, और उसमें वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर हमने वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी, उन सब के फॉर्मूलेस ड्राइव किए थे। आज का अपना टॉपिक है बच्चों लोरेंज फोर्स। देखिए, लोरेंज फोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हो रखे हैं और इसका फॉर्मूला भी बहुत जगह पर यूज होता है। लोरेंज फोर्स क्या है? तो लोरेंज फोर्स बेसिकली टोटल फोर्स है। कैसा टोटल फोर्स? अगर मान लीजिए कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, लिसन केयरफुली, ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों, मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में मूव करता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा, उन दोनों फोर्सेस के एडिशन को हम लोग कहते हैं लोरेंज फोर्स। तो बेसिकली लोरेंज फोर्स इज व्हाट? तो लोरेंज फोर्स FL that is equal to force due to electric field means electrostatic force plus force due to magnetic field that means magnetic force, और उन दोनों के समीशन को हम लोग कहते हैं लोरेंज फोर्स। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई चार्ज Q है, उस Q चार्ज पर अगर वो चार्ज रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकता है, और अगर वो चल रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगा सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगता है। अगर चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। चार्ज रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कितना होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हमने पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स FE दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। Here is the electric field. मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? तो हमने पढ़ा था कल FB दैट इज इक्वल टू QVB, राइट। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अगर वेक्टर कंपोनेंट हम लिखना चाहें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्सेज हुए। अब जो टोटल फोर्स है, वो टोटल फोर्स क्या होता है? अपना लोरेंज फोर्स होता है। तो क्यों हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास F लोरेंज इज इक्वल टू Q इंटू E, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी E, प्लस QV क्रॉस B, ये अपने पास आया टोटल फोर्स या फिर लोरेंज फोर्स। तो इस लोरेंज फोर्स में फिर से ध्यान से सुनना, ये इसको इस तरीके से हम लोग लिखा करते हैं कि यहां से दोनों से Q कॉमन आ गया, अंदर बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B, दैट इज फॉर्मूला फॉर लोरेंज फोर्स। ये हमारे पास लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला है। लोरेंज फोर्स क्या होता है? दैट इज द समीशन ऑफ, या मैं बोलूं यहां पर एडिशन ऑफ द फोर्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो एडिशन अगर उनका हम कर देंगे तो हमारे पास लोरेंज फोर्स मिल जाया करता है। इस लोरेंज फोर्स से, ध्यान सुनना, इस लोरेंज फोर्स से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले टोटल फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया करते हैं। तो ये लोरेंज फोर्स बेसिकली टोटल फोर्स से मिला के बनाया हुआ है। इसका फॉर्मूला ये रहा। जल्दी से आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लें कि लोरेंज फोर्स क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों, ये होता है आपका लोरेंज फोर्स। अच्छा, इस लोरेंज फोर्स के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ आज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने मैग्नेटिकल फोर्स में, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स में डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया था। अभी मैं आपको राइट हैंड कर्ल रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल भी सिखा देता हूँ। दोनों की बात एक ही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इट मे भी आपको फील हो, लेकिन एक ही बात है। आप दोनों हैंड यूज करके, लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों हैंड यूज करके आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, आइए समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक मैग्नेटिक फील्ड, फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात, फोकस करना भाई साहब, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लेफ्ट समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, राइट भी समझ लीजिएगा। यहां पर पहले मैं राइट हैंड, आप अपने आप से सवाल करेंगे कि आपके पास राइट हैंड कौन सा है, राइट हैंड है या नहीं है? तो हाँ, मेरे पास राइट हैंड है।
अब राइट हैंड में जो ये वाला है यानी कि ऐसे हथेली है, ये वेलोसिटी के बारे में बताती है। जिधर वेलोसिटी इधर वेलोसिटी, मैं हथेली ऐसे कर दूंगा, आपकी तरफ वेलोसिटी आपकी तरफ कर दिया, ऊपर की तरफ ऊपर कर दिया। जहां भी मैं ऐसे हाथ करूंगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात को ढंग से सुनना। वेलोसिटी ऑफ व्हाट? वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, या मुझे कहना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे यहां पर। अच्छा, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी हमने बता दिया, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन? ये वाली उंगलियां, ये उंगली यहां से ऐसे, ये फिंगर्स ऐसे मुड़ी ऊपर की तरफ, तो क्या बोला मैंने कि यहां से इस तरफ वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और दैट इज द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये फिर थंब, जो अंगूठा आया, ये थंब क्या बताएगा? दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब मैं दोनों हैंड यूज करके आपको फोर्स की डायरेक्शन निकाल के बताऊंगा। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहां से उस तरफ था, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करिएगा। दूसरी बात, चार्ज पार्टिकल जो गिरा वो चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरा। क्या कहा मैंने कहा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरा है, बताइए फोर्स किधर? हम पहले लेफ्ट हैंड से यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड में ये वाला क्या बताता था? मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला बताता था वेलोसिटी। ये वाला आपका ये बताता था फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज पार्टिकल गिरा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज पार्टिकल नीचे, तो ये फोर्स लगा आप लोगों की तरफ, राइट? मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, और आपकी तरफ ये मैंने लेफ्ट हैंड से यूज किया। मैं राइट हैंड से यूज करता हूं। ये किसकी डायरेक्शन है? फील्ड की। तो फील्ड कैसे होना चाहिए? फील्ड डायरेक्शन हो ये, पहले मुझे वेलोसिटी के बारे में बात करनी चाहिए। वेलोसिटी किस तरफ होनी चाहिए? वेलोसिटी नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी के लिए मैंने अपने हाथ का से नीचे किया, राइट? दिखाई दे रहा होगा आपको शायद, ये मैंने अपने हाथ का से नीचे किया। फील्ड किस तरफ है? फील्ड इस तरफ है। फील्ड के लिए ऐसे आगे हुआ और अंगूठा किधर आया? आप लोगों की तरफ। भाई ऐसे तो हुआ। यहां से ये वाला डायरेक्शन किसका है? वेलोसिटी का। बट वेलोसिटी किस तरफ है? वेलोसिटी नीचे है, तो मुझे इसको क्या करना चाहिए? नीचे। फील्ड किधर है? फील्ड इधर है। फील्ड इस तरफ थी, फील्ड इस तरफ हुआ, तो ये अंगूठा आपकी तरफ। तो दोनों की एक ही बात है। हम लोग इजीली यहां से राइट हैंड यूज करके भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। राइट हैंड कर्ल रूल, ये आपका बेसिकली जो रूल है वो यूज होता है, आपको मैं बता दूं, वेक्टर के जो अपना वेक्टर कर्व क्रॉस प्रोडक्ट था वहां पर भी हम लोग इसको यूज करें। टॉर्क के लिए हमने यूज किया था इसको। इसमें क्या क्या होता है? जो पाम, हथेली है, वो किसके बारे में बात करती है? वेलोसिटी, राइट? इसके बाद आपका जो थंब है वो क्या बताता है? फोर्स। ये हमें फोर्स की जानकारी देता है। इसके बाद आपके पास बचता है क्या? ये फिंगर्स, जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स क्या बताती हैं आपको? फिंगर्स आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हमें पता लग जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या क्या है। इसके अलावा हम नेचर में कहाँ कहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट थी टेस्ला, वो टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है। तो अगर उस टेस्ला यूनिट को छोटा करें, यानी कि हम लोग कोई दूसरा उसमें सीजीएस सिस्टम यूज करें उसका मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो क्या होगा? और नेचर में कहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है, हम उसके बारे में बात करेंगे। उसका चार्ट में डिस्कस करूंगा। जल्दी से आप ये बात लिख लीजिएगा, राइट हैंड रूल कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम कुछ डेफिनेशंस और कुछ बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डिफाइन 1 टेस्ला। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? ध्यान से अपनी नोटबुक में लिख लें ये बात। 1 टेस्ला डिफाइन क्या होता है? तो 1 टेस्ला डिफाइन होता है, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कि चार्ज भी 1 कूलम है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड से 1 कूलम चार्ज, तब राइट एंगल, ध्यान सुनना, राइट एंगल टू द फील्ड, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड, वेलोसिटी और 1 कूलम चार्ज हो, तो उस टाइम पे जो फील्ड बनेगी चलने से वो बनेगी आपकी 1 टेस्ला। 1 टेस्ला, ये है 1 टेस्ला का डिफाइन। अपनी नोटबुक में प्लीज ये लिख लें, चिपका लें वाली बात है। अब यहां पर जो टेस्ला है वो बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। तो उसका एक प्रैक्टिकल यूनिट बनाया गया और अपने अर्थ के सरफेस पर उसको मेजर करके देखा गया, तो उसका नाम रखा गया गॉस। यानी कि जो एक गॉस है वो इस टेस्ला के 10⁻⁴ के बराबर है, यानी कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपका हुआ
एक गॉस और टेस्ला का रिलेशन। गॉस एक प्रैक्टिकल यूनिट है, टेस्ला बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि बहुत ही बड़ी यूनिट है। अच्छा, फिर हमने देखा कि भाई कुछ स्पेशल यानी कि कुछ टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जहां जहां पर पाया जाता है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को ढंग से सुनिए और अपने नोटबुक में लिखिए और आपको याद रखने वाली बात है। सरफेस ऑफ न्यूट्रॉनो स्टार्स, यानी कि ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, ये क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार ये वो स्टार होते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी एज के बाद वो टूट टूट के छोटे होते 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 तो बहुत छोटे हो जाते हैं, और जब वो बहुत छोटे हो जाते हैं तो उनके सबसे स्ट्रांग, इस नेचर की सबसे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार पे होती है, और वो होती है आपकी 10⁸ टेस्ला, 10⁸ टेस्ला। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग अपनी लैब्स में, लेबोरेटरी में भी मैग्नेटिक फील्ड बना पाते हैं करीब 1 टेस्ला के आसपास। 1 टेस्ला। अभी वैसे तो मैग्नेटिक लेविशंस में ट्रेन को चलाने के उठाने के लिए भी हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, 2-3 तक हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बट हम जो जनरली लैब में क्रिएट कर सकते हैं 1 टेस्ला इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बाकी क्रिएट 2-3 तक कर पा रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक लेविशन के लिए, बुलेट ट्रेन वगैरह के लिए, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है उसमें लैब्स में? तो बनती है 1 टेस्ला। अगर हम लोग बात करें बार मैग्नेट के नज़दीक कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो बार मैग्नेट के नज़दीक होती है 10⁻² टेस्ला। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 1 टेस्ला, ये 10⁻² टेस्ला है। और अब अर्थ के सरफेस यानी कि नेचुरल जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के सरफेस पर, वो होता है 10⁻⁴ टेस्ला। 10⁻⁴ टेस्ला कहने का मतलब ये 1 गॉस, और मैंने कहा था कि अपनी अर्थ के यूज को देखते हुए बनाई थी यूनिट गॉस। तो अर्थ के सरफेस पर कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? 1 गॉस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटरस्टेलर स्पेस। ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है? एक मान लीजिए अर्थ एक प्लैनेट है और कोई दूसरा प्लैनेट, इस प्लैनेट से दूर जाते जाएंगे फील्ड कम होता जाएगा, दूसरे वाले से भी, यानी कि 2 प्लैनेट्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 10⁻12 टेस्ला। सबसे वीक मैग्नेटिक फील्ड यही है। ह्यूमन बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ह्यूमन बॉडी की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इंसान को मैग्नेट्स के बीच में रख के उसके मैग्नेटिक को अलाइन किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी कुछ बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये कुछ स्पेशल टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया, 1 टेस्ला का डिफाइन, और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, उनके भी बारे में मैंने बात की। ये लोरेंज फोर्स का मैंने एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराया विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। ये चीज़ें हमारे पास थी बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और उसमें खास बात यह है कि हम एक कंडक्टर पर फोर्स लगाना सीखेंगे कि किसी भी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, वो वाली बात हम सीखने वाले हैं। नोट्स बनाते रहना, चीज़ों को समझते रहिएगा, खुश रहिएगा। अगले लेक्चर में फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।